नमस्कार दोस्तों। JIPMER यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। वैकेंसीज कौन कौन सी निकली है पहले मैं आपको बताता हूँ। एक आपको दिख रही होगी नर्सिंग वाली, है ना, ये जो नर्सिंग है, नर्सिंग ऑफिसर्स की। ठीक, एक आपको एक्सरे में मिल जाएगी रेडियोलॉजिस्ट की, और एक होगी आपकी रेडियो डायग्नोसिस की, और एक है आपके रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, है ना। ये मत करिए कि एक मत सुनिएगा ना, कि एक बोल रहा हूँ मतलब एक पोस्ट। टोटल जो पोस्ट है मैं आपको बताता हूँ 139 है। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है, ये है आपकी टोटल पोस्ट। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जैसे कि जो मिनिमम एज है, इसके बारे में हम सब धीरे धीरे बात करेंगे पूरा। ये मैंने अभी अभी बताया इसमें। मिनिमम जो है वो 18 की एज होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और ग्रेजुएशन में एक्सपीरियंस में क्या क्या चाहिए सब बात करेंगे अभी। ठीक है, और मैक्सिमम दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फॉर्म भरा है। ठीक है, जैसे, और आपको ये बता दूं मैं कि आप ये, जैसे मान लो कोई नर्सिंग ऑफिसर के लिए भरना चाहता है तो वो इसके लिए भी भर सकता है, कोई एक्सरे भरना चाहता है उसके लिए भर सकता है, और रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भरना चाहता है तो उसके लिए भी भर सकता है। ठीक है, तो आप भर तो सबके लिए सकते हो, लेकिन आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे और इनकी अलग अलग फीस भी भरनी पड़ेगी। फीस कितनी है देख लीजिए ध्यान से, 1500 रुपये फीस है जनरल के लिए। ओबीसी के लिए भी 1500 ही है, ओबीसी के लिए भी 1500 ही है, और SC ST के लिए 1200 है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है ना, जो दिव्यांगजन है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, तो ये फीस का स्ट्रक्चर है। और मैं आपसे कह रहा था नर्सिंग ऑफिसर। अच्छा, नर्सिंग ऑफिसर में यहाँ पर एक चीज़ की है दोस्तों, और वो क्या मैं बताया था, रिजर्वेशन। 80% जितनी सीटें होंगी, नर्सिंग ऑफिसर की सिर्फ बात कर रहा हूँ, जितनी भी 80%, जितनी भी सीटें हैं उसमें से 80% फीमेल के लिए है, और बाकी बची 20% ये आपके मेल के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए बोला मैंने, सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के लिए। एक्सरे में दो जगह है यहाँ पर देख सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट के लिए भी खाली है और रेडियो डायग्नोसिस के लिए भी खाली है। तो आपको ये देखना है आपकी, फिर वो BSc ऑनर्स और डिप्लोमा उस पर बात करेंगे क्या है। और ये है रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है, देखिए, इसमें से जो नर्सिंग और एक्सरे वाला है ना, एक्सरे में रेडियोलॉजिस्ट और रेडियो डायग्नोस्ट दोनों आता है, ये आता है ग्रुप बी में। और जो रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन है ये आता है ग्रुप सी में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं कह रहा था, अगर आप नर्सिंग का भरते हैं तो मैक्सिमम एज इसमें दी गई है 35 साल। ठीक है, मैक्सिमम किसके लिए, नर्सिंग के लिए है ये दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के लिए है। ठीक, लेकिन अगर आप एक्सरे के लिए भरते हैं और रेस्पिरेटरी के लिए भरते हैं, है ना, एक्सरे के लिए भरते हैं, दोनों के लिए 30-30 साल है। दोनों के लिए मैक्सिमम एज कितनी है, 30-30 साल, रेडियोलॉजिस्ट के लिए भी और रेडियो डायग्नोसिस के लिए भी। सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के लिए कितनी है, 35 साल की एज है ना, यहाँ तक तो नर्सिंग ऑफिसर। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखनी है आपको, इसमें जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। रिटन टेस्ट होगा, है ना, सेंटर भी डिसाइडेड है कौन कौन से सेंटर ये देंगे, तो मैं आपको सेंटर बता दूंगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है, ये 90 मिनट का टेस्ट होगा, इसके बारे में अभी पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, 90 मिनट का टेस्ट है ना, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा इसमें आपका। इस टेस्ट में 70% आपका फील्ड से आएगा। जैसे मान लो नर्सिंग की फील्ड आपने जो भी किया होगा, आपकी फील्ड से 70% क्वेश्चन है। और जो इसमें 30% क्वेश्चन है, 30%, ठीक है, 30% जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके रहेंगे, 30% मतलब 30 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टोटल है। 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, 70 क्वेश्चन आपके फील्ड से रहेंगे जिससे आपने पढ़ाई की है, जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस फील्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। और 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस, है ना, वो रहता है ना, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग हो गई, है ना, इंग्लिश हो गई, ठीक है, और मैथ हो गया, ऐसा कुछ करके, है ना। मैथ तो नहीं रहेगा आपके में, खैर मैथ नहीं है आपके में, सिर्फ जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग और इंग्लिश, ये सब कुछ। ठीक है, और बाकी मैं भी डिटेल में बताऊंगा, उसके लिए परेशान बताऊंगा। तो 30 क्वेश्चन आपके इसमें से रहेंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन आपकी फील्ड में से रहेंगे, तो आपको इसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि रिटन टेस्ट जैसी हो जाएगा तो स्किल टेस्ट। अब किसके लिए स्किल टेस्ट नहीं है वो सुनिए। एक्सरे, जो लोग एक्सरे के लिए भरेंगे इनके लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है। जैसे रेडियोलॉजिस्ट, अगर रेडियो डायग्नोसिस आपको बनना है यहाँ पर, तो इसके लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। स्किल टेस्ट सिर्फ किसके लिए होगा, ना ही रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी के लिए होगा। स्किल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ होगा नर्सिंग के लिए। जो लोग सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म भर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं के लिए स्किल टेस्ट है। ठीक है, बाकी जो नीचे के दो हैं इनके लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है। समझ गए इस बात को, है ना, तो ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी और मैं भी बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है वो सुन लीजिए, 21 जुलाई से, और लास्ट डेट जो है वो 11 अगस्त है। और 11 अगस्त लास्ट डेट हो जाएगी। और ठीक देखना, अगस्त में 25 अगस्त को एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना। और ये अगस्त के बाद अगला महीना जो आएगा सितंबर, 4 सितंबर को आपका पेपर कर दिया जाएगा भैया। तो 4 सितंबर, ये याद रखना भैया, है ना, ये जो है ये बात याद रखिए कि ये एग्ज़ाम डेट यहाँ पर दे दी इन्होंने, और ये साफ साफ कह दिया कि 4 सितंबर को हम आपका एग्ज़ाम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सितंबर है, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए।
और चलिए बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं नीचे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी पीडीएफ है पूरा मेरे पास, ये आप देख सकते हैं, ये सामने का द्वार है JIPMER का, और इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों ये पुदुचेरी में है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, पूरा पढ़ने को आ रहा होगा, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप ए ग्रुप बी, और ये यहाँ पर पुदुचेरी है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कंटेंट है, किसमें क्या पेज में दिया हुआ, तो ये पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा। अब दोस्तों देखो, कोई भी डाउट हो ना तो ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव नंबर है, इसको लिख लो, नोट कर लो, है ना, नोट डाउन कर लो, और यहीं पर जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई ईमेल करना है इसमें कर सकते हो, एक कांटेक्ट नंबर और दिया हुआ है, इसको भी देख लो, इसको भी नोट कर लो, ठीक। और बाकी ये सिर्फ मेल आईडी और ये वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको करना है। ये पूरा फॉर्म बता दो दोस्तों कि ये ऑनलाइन ही है, ठीक है, पूरा फॉर्म ऑनलाइन है, पेमेंट भी ऑनलाइन होगी, ठीक है। इसका पोस्टल एड्रेस आपको देखना है, तो पोस्टल एड्रेस प्योर एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ग्रुप बी ग्रुप सी का। चलिए कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करनी, हाँ, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर लें तो उसकी सॉफ्ट कॉपी यानी कि पीडीएफ अपने पास स्टोर रखेंगे। और हॉल टिकट जो आपको मतलब एडमिट कार्ड मिलता है उसको भी अपने आप को बहुत अच्छे से रखना, फोटो कॉपी वगैरह सब करवा के रख लेना, ठीक है। अच्छा, इसमें फोटोज डालनी, फोटो कैसी लगी बताया था, देखो फोटो जो है आपकी, जैसे ये तो हो गए आप, ठीक। यहाँ पर फिर आपकी पहली पट्टी में आपका नाम आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डेट, मंथ और ये ईयर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फोटो ऐसे खींचेगी। वही दोनों चीज़ें हैं, एक है फोटो और एक है आपका साइन। दोनों का साइज मैं बता देता हूँ आपको, 10 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। बाकी और क्लियर करूँगा मैं नीचे की तरफ। चलो, तो ये डेट है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपकी स्टार्टिंग डेट है, ये एंडिंग डेट है, एडमिट कार्ड आ जाएंगे और पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रही होंगी जो पोस्ट मैंने बताई थी, नर्सिंग ऑफिसर, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी, और एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियो डायग्नोसिस, और रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है। 4 सितंबर को पेपर है, ठीक है। चलिए, और ये पोस्ट के बारे में बताया गया है कि कहाँ है नर्सिंग, ये ग्रुप बी पोस्ट है, फिर ये ग्रुप सी में कौन आता है, रेस्पिरेटरी आता है, दो ही पोस्ट खाली है। और यहाँ पर एक 128 है। तो देखो, नर्सिंग में मैंने कहा ना, सिर्फ नर्सिंग वाले में ध्यान देना, फीमेल के लिए 80% और मेल के लिए 20% सीट खाली है, जिसमें से सब में कैटेगरी वाइज बांट लो इसको, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे इस बात को। चलिए, और ओवरऑल नर्सिंग ऑफिसर में ही 8 पोस्ट खाली है दिव्यांगजनों के लिए, और एक्सरे टेक्नीशियन में, रेडियो डायग्नोसिस में एक पोस्ट खाली है। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ से। अब आती है भैया कि जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो देखो भाई, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ और जो लगा है ना उस पर ध्यान सुनना। देखो, जिस पे फर्स्ट लिखा है, जिस पे सेकंड लिखा है ना, ये तो मस्ट होता है, ये तो चाहिए ही, ये मस्ट होता है, ठीक है। ये और किसके लिए है वो ध्यान सुनना। और का मतलब है या तो ये किया होगा आपने, या तो ये किया होगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन किया होगा, या तो आपने ये वाला पोर्शन किया होगा। तो ये फर्स्ट में ही और है कि ये होगा या तो ये होगा, ठीक। और सेकंड वाला तो होना ही चाहिए, अब चाहे ये हो तो भी सेकंड चाहिए, चाहे ये हो तो भी सेकंड चाहिए, मतलब समझ गया ना। ऊपर में से कोई एक चलेगा और नीचे ये तो पक्का ही चलेगा। अब देखो क्या बोल रहा है ये, अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है नर्सिंग से तो भी आप भर सकते हैं। फिर स्लैश लगा दिया ना, स्लैश का मतलब अगर ये नहीं तो फिर ये, अगर बीएससी नर्सिंग आपने की है कहाँ से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, आईएनसी से, या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो भी आप इसे भर सकते हैं। अब मान लो आपने ऊपर वाला ग्रेजुएशन नहीं किया, आपके पास कुछ और है। अब सर और क्या हो सकता है इसके अलावा, जैसे मान लो किसी के पास बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कह लो कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है ना, अगर ये किसी के पास है कहीं से भी, वही आईएनसी, इंडियन नेशनल काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो भी आप इसे भर सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन भर सकता है देख लिया आपने, इन दोनों में से कोई भी किया हो, सेकंड वाला आपके पास जरूर होना चाहिए। अब सेकंड क्या था, सेकंड में ये कहा था कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्स और मिडवाइफ की तरह, कहीं पर भी स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, यानी आप रजिस्टर्ड नर्स या मिडवाइफ होनी चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो, ये हो गया पहला पॉइंट, है ना। ये नंबर 1 था, मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, देखो देख रहा, नंबर 1 था ये, है ना, ये नंबर 1 था। अब इसमें आ जाओ यहाँ नंबर 2 पे, क्या बोला इन्होंने, नंबर 2 में क्या बोला। अब देखो, ये और का मतलब समझ रहे हो, और का मतलब क्या है, और का मतलब है अब ये पूरा ऊपर वाला खत्म, ठीक है। तो ऊपर वाली के अगर किसी के पास चीज़ है तो ठीक है। आपने देखा होगा ऊपर किसी भी एक्सपीरियंस की बात नहीं कही गई, तो उसकी वजह क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो बीएससी लिखा हुआ है, बीएससी ऑनर्स, बीएससी, यहाँ पर दोनों में ही बीएससी लिखा है। तो जहाँ बीएससी अगर आपने की तो आपको एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो आपने बीएससी नहीं करी, आपने कर लिया डिप्लोमा, ठीक है, और किससे किया, जनरल नर्सिंग से एंड मिडवाइफरी से, फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है। तो अब आपके लिए क्या है भैया, आपको भी देखो सेकंड पॉइंट तो दोनों के लिए ही है कि आपको भी नर्स और मिडवाइफ की तरह स्टेट नर्सिंग में या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपने डिप्लोमा किया है, बीएससी नहीं की, तो अब आपका एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और कहाँ, कम से कम ऐसे किसी हॉस्पिटल में जहाँ पर 50 बेड रहे हों और वहाँ पर आपने काम किया हो,
ठीक है। और ये जो एक्सपीरियंस है ये एजुकेशन के बाद का होना चाहिए, यानी डिप्लोमा के बाद काउंट होगा, उससे पहले का काउंट नहीं किया जाएगा, समझ गए। तो अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया है तो भैया आपको एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया जनरल नर्सिंग से तो फिर आपको एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत भी पड़ेगी, और आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके लिए हो गया, ये मैंने नर्सिंग के लिए बताया, ठीक है। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर को जो तनख्वाह मिलेगी वो 44,900 के आसपास की है, और मैक्सिमम एज जैसे कि मैंने पहले बताया था 35 साल तक चल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं अपन एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। भाई इसने बीएससी करके रखी हो रेडियोथेरेपी में, रेडिएशन टेक्नोलॉजी में सॉरी, या फिर बीएससी इन रेडियोथेरेपी, तो या तो रेडिएशन टेक्नोलॉजी में बीएससी करके रखा हो, या फिर बीएससी इसने रेडियोथेरेपी में करके रखा हो, तो भी चल जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड भी जरूरी कि AERB रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इसका, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, इसमें मस्ट है ना। किसमें मांगा गया है, ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट में। ये जो रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट होता है उसको ऑपरेशन करना आता हो, और उस ऑपरेशन को करते करते आपको 2 साल बीत गए, आपकी तनख्वाह 35,400 और अप टू 30 ईयर्स तक, ठीक है। तो ये हमने बताया था अभी कौन सा, आपको मैंने बताया था एक्सरे में रेडियोथेरेपी का। अब यहाँ पर आ गया रेडियो डायग्नोसिस, तो सेम है दोस्तों, वही बीएससी इन रेडियोग्राफी होगा, या फिर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में किया हो। 3 साल का कोर्स जो होता है वो आपने किया तो ही भर सकते हैं। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग रेडियो डायग्नोसिस इक्विपमेंट में, और 35,400 की आपकी तनख्वाह है, और 30 तक मैक्सिमम एज है जो भर सकते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये पोस्ट ये किस में आता है, ये आता है आपका ग्रुप सी में, ठीक है। तो इसके लिए बीएससी एमएलटी डिग्री ही मांगी गई है, और ये डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब होता है अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला है डिजायरेबल में कि 1 साल की ट्रेनिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग में होनी चाहिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडल करना चाहिए, और 1 साल की ट्रेनिंग आपकी पुलमोनरी फंक्शन टेस्ट लेबोरेटरी, है ना, या फिर एलर्जी लेबोरेटरी, या फिर रेस्पिरेटरी एलर्जी एंड इम्यूनोथेरेपी लेबोरेटरी में आपने 1 साल काम किया, ठीक है। डिजायरेबल अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए भाई, अब आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये जो सीबीटी है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। तो नर्सिंग ऑफिसर, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, चाहे नर्सिंग हो चाहिए ये कोई भी एग्जाम आपने चुना होगा, तो उसका 70% जो है, देखो टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से 70% आपकी फील्ड से रहेंगे, आपने जो भी फील्ड भरी होगी, और 30% आपके ये रहे, ठीक है। ये देखो जनरल मैथमेटिक्स है भाई, जनरल इंग्लिश हो गई, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल इंटेलिजेंस है, ये 4 पोर्शन से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। अगर एक सही किया तो 4 मार्क्स मिलेंगे भैया, और अगर एक गलत किया तो 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है। याद रखना इस बात को, सही किया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और गलत किया तो 1 मार्क कट जाएगा। 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। स्किल टेस्ट मैंने बता दिया था आपको, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है। एक्सरे टेक्नीशियन चाहे रेडियोथेरेपी हो, चाहे रेडियो डायग्नोसिस हो, या फिर रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सिर्फ किसके लिए है ये स्किल टेस्ट, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, है ना। ये देखो यहाँ पर दिख जाएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के लिए स्किल टेस्ट है। और स्किल टेस्ट जो है दोस्तों पूरी तरीके से क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका कोई वो नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करके दिखाना है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब चाहे सीबीटी हो या स्किल टेस्ट हो, देखो नर्सिंग ऑफिसर को तो सीबीटी भी देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखे जरा ध्यान से, अगर जनरल वाले और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, जनरल वाले और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं, तो उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में भी 50 नंबर लाने पड़ेंगे मिनिमम, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज है, परसेंटेज, और ये भी परसेंटेज। अब सपोज करो कि 400 का तो टोटल पेपर ही हो गया, ठीक है। 400 में से जनरल वालों को कितने लाने पड़ेंगे भैया, है ना। अगर मैं बात करूँ कि 400 में से जनरल वालों को कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 50%, इसका आधा करो तो 200 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। 200 मार्क्स, है ना। अब ये 200 मार्क्स, समझ रहे हो ना, 200 मार्क्स लेकर के आने ही पड़ेंगे इनको। और ये वाला टेस्ट, स्किल टेस्ट कितने का भी होगा, तो जितने का भी हो उसका 50% आपको लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। ये आप समझ गए ना। तो इस तरह से ये बटा हुआ, तो 45% लेकर के आना है। अब देखो यहाँ पर लिखा है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये दिव्यांगजन है। अगर दिव्यांगजन के जनरल कैटेगरी वाले हैं या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, तो उनको 45 मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे, 45% लाना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, और 50% लाना पड़ेगा स्किल टेस्ट में, ठीक है। और अगर SC ST OBC है तो 40% लाना पड़ेगा सीबीटी में, और 50% लाना पड़ेगा स्किल टेस्ट में, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, है ना। ये क्वालिफाइंग नेचर, क्वालिफाइंग बात, और ये छूट है दोस्तों जो मिलती है SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, ठीक है। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं जो 3 साल तक लगभग काम कर चुके हैं, तो अब ऐसे में भाई एक कुछ तो ऐसे हो सकते हैं ना जो क्या कहना चाहिए, भाई अब आप अगर ऐसे लोग जो है 3 साल नौकरी कर चुके सेंट्रल गवर्नमेंट की, और वो जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, और अगर इनमें से किसी ने ग्रुप बी भरा है तो 5 साल की छूट, और अगर ग्रुप सी भरा है तो 40 साल तक देखा जाएगा, है ना। अब इनमें से अगर ओबीसी वाले आ जाए, ठीक है, अब इन्हीं यही गवर्नमेंट एम्प्लॉय में से ओबीसी वाले, तो हो सकता है ओबीसी वाले ग्रुप बी भरे, या हो सकता है ग्रुप सी भरे,
तो ग्रुप सी भरा तो 43 साल मैक्सिमम एज ले लेंगे, और अगर ग्रुप बी भरा आपने तो आपको रिलैक्सेशन 8 साल तक की मिल जाएगी। ठीक है, ये ओबीसी होगा। एस सी एस टी को देखा जाए तो यहाँ पर 10 साल की मिल रही है ग्रुप डी भरने पर, और ग्रुप सी भरने पर 45 साल मैक्सिमम एज है। लेकिन ये वो लोग हैं जो सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, 3 साल तक नौकरी कर चुके हैं, रेंडर्ड है। ठीक है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी में भी 3 कैटेगरी आती है भैया, वो जनरल वाले भी सकते हैं, ओबीसी वाले भी सकते हैं, एस सी वाले भी सकते हैं। अगर एस सी वाले हैं तो 15 साल तक मिल जाएगी छूट, ओबीसी है तो 13 साल तक, और इसके 10 साल तक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और ये दोस्तों बाकी बताया गया है कि क्या सर्टिफिकेट वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें तो ये आप देख सकते हैं। और कैसे अप्लाई करना है ये बता दूं मैं आपको। ये फीस आप देख सकते हो, जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले 1500, ओबीसी वाले भी 1500, एस सी एस टी वाले 1200, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई फीस नहीं। ठीक है। और ये मैंने बता दिया, जो अप्लाई करना चाहते हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, कि नर्सिंग के लिए भी लगता है अप्लाई कर दूँ, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई कर दूँ, तो आप अलग अलग भर सकते हैं, लेकिन आपको सेपरेट फॉर्म भरने हैं, सेपरेट फीस जमा करनी पड़ेगी, है ना। तो 3-4 हज़ार की चपत। और ये है दोस्तों वो, ये डेट यहाँ पर जिस डेट की फ़ोटो खींची हो, मंथ ईयर वो, और ये आपका नाम, और यहाँ पे आपकी फ़ोटो फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फोटोग्राफ मैंने बता दिया, देखो 10 से 80 KB है यार। चलो 10 KB से लेकर के 80 KB तक आपकी फ़ोटो भी होनी चाहिए, और आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। ठीक है। और बाकी इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। ये रहा भैया एग्जामिनेशन सेंटर, देख लीजिए अच्छे से, कई बार आप पूछते हैं। पौडुचेरी हो गई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, है ना, कोयम्बतूरे, मदुरई, सालेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर। ठीक है। अब और अगर JIPMER को लगता है, इस संस्था को लगता है कि और कहीं सेंटर देना है तो वो दे सकती है, बाकी अगर नहीं दिया हो तो सामने जो रखें यही है। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लो अच्छे से, है ना। और दोस्तों इसमें कुछ भी खास नहीं है नीचे, बाकी है ना, ये अवॉर्डिंग मार्क्स वगैरह बताएंगे कि अगर सही हुआ तो 4 मार्क्स मिलेंगे, नहीं हुआ तो 1 मार्क कट जाएंगे, और कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, बाकी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं देख रहा हूँ बस कि कुछ मुझसे छूटे नहीं, क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी, तो ये यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी होती है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बता सकते हो। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाने से पहले इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा, ताकि बाकी तक भी ये मैसेज पहुँचे, ये वैकेंसी पहुँचे, क्योंकि मैं दोस्तों एक अभियान पे निकला हूँ जहाँ पर मैं सभी की मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, और इसीलिए चैनल मैंने खोला है, इसीलिए इतने डिटेल में हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है। और आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं अपने इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी की जो पेज है ना, वो इसी के डिस्क्रिप्शन में हमेशा हर वीडियो में डला हुआ है। किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, सबसे नीचे स्क्रॉल करके पहुंच जाना। ठीक है, आपको मेरा फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी आकर के मुझसे पूछ सकते हो, और बाकी यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बस आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, और अपना ख्याल रखिए।